आपने घर खरीदने की सोची, बजट सेट किया और प्रॉपर्टी भी पसंद कर ली। लेकिन फिर अचानक आपके सामने आए कुछ नए नए टर्म्स जैसे कि सर्कल रेट, मार्केट रेट और साथ में चेक कंपोनेंट और कैश कंपोनेंट में फर्क, और इन सब ने आपका दिमाग पूरी तरह घुमा दिया। दोस्तों, एक नए व्यक्ति के लिए रियल एस्टेट में कदम रखना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मानो कोई जंग में उतरने के बराबर, जहां ना सिर्फ उस बेचारे को बजट और ईएमआई से जूझना पड़ता है, बल्कि ये सर्कल रेट और मार्केट रेट जैसे अजीबोगरीब हथियारों का भी सामना करना पड़ता है। और उस पर सोने पे सुहागा कर देते हैं चेक और कैश कंपोनेंट। ये सब मिलकर ना सिर्फ आपके बजट को गड़बड़ा सकते हैं, बल्कि आपकी घर खरीदने की पूरी प्रोसेस को डीरेल कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मकान मैटर्स। मैं हूं संजीव वर्मा और आज हम बात करेंगे उन रियल एस्टेट की टर्म्स की जो रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन को कभी आसान तो कभी जटिल बना देती है। प्रॉपर्टी की किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले आपको इन टर्म्स को समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए तैयार हो जाइए इन बातों को समझने के लिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी सभी वीडियोस को देखकर प्रॉपर्टी के हर मामले में रहें सबसे आगे। तो चलो आज बात करते हैं रियल एस्टेट में यूज किए जाने वाले दो बहुत ही कॉमन टर्म्स की, सर्कल रेट और मार्केट रेट। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार सर्कल रेट क्या होता है। जब आप बाजार में कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर एक एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का टैग लगा है। तो मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदी जिसकी एमआरपी है 1100 रुपए। इसका मतलब यह है कि उस शर्ट की मैक्सिमम कीमत 1100 रुपए है। अब दुकानदार उस शर्ट को 1100 रुपए से ज्यादा की तो नहीं बेच सकता, कम चाहे वो जितने की क्यों ना बेचे। देखा जाए तो सर्कल रेट का मामला भी कुछ ऐसा ही है। बस फर्क यह है कि यहाँ सरकार एक प्रॉपर्टी की शर्ट की तरह मैक्सिमम कीमत तो नहीं, लेकिन एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है जिससे कम पर उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जा सकता। ज्यादा आप चाहे जितने की मर्जी बेच दें। उदाहरण के लिए एक इलाके में सरकार ने जमीन का सर्कल रेट तय कर दिया 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब उस इलाके में किसी भी जमीन या मकान को अपनी न्यूनतम कीमत यानी 1 लाख रुपए गज से कम में नहीं बेचा जा सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई सरकार कहाँ आकर देख रही है कि कौन कितने में प्रॉपर्टी बेच रहा है। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सरकार एक एक प्रॉपर्टी को आके तो चेक नहीं कर सकती कि कौन कितने में डील कर रहा है, कौन कितने में बेच रहा है, खरीद रहा है। तभी तो गवर्नमेंट ने ये सर्कल रेट तय कर दी है, ताकि इससे कम कीमत पर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ना हो सके। तो इसको अगर दूसरी भाषा में समझा जाए तो सर्कल रेट वो मिनिमम रेट है जिस पर आपको उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस सरकार को देने हो। सर्कल रेट को वैसे अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे रेडी रेकुनर वैल्यू, गाइडेंस वैल्यू, गाइडलाइंस वैल्यू वगैरह वगैरह। लेकिन मतलब सबका एक ही है, प्रॉपर्टी की न्यूनतम कीमत या मिनिमम वैल्यू। ये एक फिक्स प्राइस होता है, फिक्स रेट होता है जिसको समय समय पर गवर्नमेंट इवेल्युएट करती रहती है और उसमें बदलाव लाती रहती है। सर्कल रेट हर स्टेट या सिटी या लोकेलिटी में अलग अलग हो सकता है और इसको तय करते समय अथॉरिटीज या गवर्नमेंट कई फैक्टर्स को ध्यान में रखती है, जैसे कि लोकेलिटी डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, वहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का क्या साधन है, और एमेनिटीज कैसी हैं। इसके साथ साथ वह एरिया रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, या वो प्रॉपर्टी लैंड है, फ्लैट्स हैं, बिल्डर फ्लोर है, इन सभी फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। बने हुए मकानों में भी कंस्ट्रक्शन का सर्कल रेट तय किया जाता है। जिस मकान में कंस्ट्रक्शन ज्यादा है वहाँ लैंड रेट के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसकी वैल्यू जोड़ दी जाती है। तो यह समझने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो लोकेलिटीज, जो एरियाज ज्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा पॉश है, वहाँ का सर्कल रेट ज़्यादा होता है, और जो अभी डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है उनका रेट कुछ कम होता है। गवर्नमेंट सर्कल रेट को समय समय पर रिवाइज भी करती रहती है। ये रिवीजन जनरली हर साल होती है, पर ऐसी कोई समय सीमा नहीं होती है। सर्कल रेट को रिवाइज करते समय जो फैक्टर मैंने पहले डिस्कस किए वो तो होते ही हैं। इसके साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि पिछले कुछ समय में
किन रेट्स पर प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री हो रही है। इससे गवर्नमेंट को मार्केट ट्रेंड का पता चलता है, प्रॉपर्टी मार्केट में होने वाली तेजी मंदी का भी पता चलता है और उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट सर्कल रेट को बढ़ाती या घटाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पर एक्चुअल में प्रॉपर्टी बेची खरीदी जाती है। ये ज्यादातर सर्कल रेट से ज्यादा होता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और उसका सर्कल रेट है 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो इसका मतलब उस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट के हिसाब से प्राइस हो गया 75 लाख रुपए। लेकिन जब आप उसे मार्केट में लेने गए तो पता चला कि वो 1.25 करोड़ रुपए से कम देने को कोई तैयार ही नहीं है। तो 1.25 करोड़ रुपया हो गया उसका मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे, प्रॉपर्टी की लोकेशन पे, प्रॉपर्टी की कंडीशन पे। तो इसके भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। मार्केट प्राइस को फेयर मार्केट प्राइस या ट्रांजैक्शन वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू भी कहा जा सकता है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि मार्केट वैल्यू और सर्कल रेट में क्या डिफरेंस है। सर्कल रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जबकि मार्केट रेट ओपन मार्केट में डिसाइड होता है, जहां बायर्स और सेलर्स अपनी और मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से डील करते हैं। जहां सर्कल रेट फिक्स होते हैं और समय समय पर गवर्नमेंट इनको रिवाइज करती रहती है, वहीं मार्केट प्राइसेस डायनेमिक होते हैं। ये मार्केट की रियल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज भी होते रहते हैं। सर्कल रेट एक ऐसा रेट है जिस मिनिमम रेट के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी ही पड़ती है, लेकिन मार्केट रेट में लोग अपने हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। हालांकि वह मिनिमम सर्कल रेट से कम नहीं हो सकती। वैसे तो मार्केट रेट सर्कल रेट से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि मार्केट रेट सर्कल रेट से कम भी हो जाते हैं। ऐसे में बायर को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस सर्कल रेट के हिसाब से ही पे करने पड़ते हैं, भले ही उसने प्रॉपर्टी सर्कल रेट से कम में ही क्यों ना खरीदी हो। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। अक्सर मार्केट प्राइस सर्कल रेट से ज़्यादा ही होते हैं और बायर और सेलर आपस में ही एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी की वैल्यू सर्कल रेट के हिसाब से डिक्लेयर कर देते हैं और जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसका लेन देन वो कैश में कर लेते हैं। इससे सेलर को कैपिटल गेन टैक्स में बचत हो जाती है और बायर को स्टैम्प ड्यूटी में। लेकिन इस तरह के ट्रांजैक्शन ना केवल इलीगल है बल्कि ये रिस्की भी होते हैं। तो आपको इस तरह के ट्रांजैक्शन से जिसमें कैश का लेन देन हो उससे बचना चाहिए। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक प्लॉट की कीमत 3 करोड़ रुपए है, लेकिन सर्कल रेट के हिसाब से उसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। अब बायर और सेलर मिलकर उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू को 2 करोड़ रुपए डिक्लेयर कर देते हैं और उसी के हिसाब से बायर स्टैम्प ड्यूटी पे कर देता है और सेलर भी 2 करोड़ रुपए के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स का एडजस्टमेंट कर लेता है और बाकी के बचे 1 करोड़ रुपए का लेन देन वो कैश में कर लेते हैं, जो कि अनअकाउंटेड होता है, जिसके बारे में सरकार को नहीं पता होता, जिसे आप काला धन भी कह सकते हैं। और उस 1 करोड़ रुपए पे ना तो बायर और ना ही सेलर को टैक्स देते। मतलब लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट समय समय पर सर्कल रेट को इवेल्युएट करके इसको रिवाइज करती रहती है, ताकि सर्कल रेट और मार्केट रेट में ज्यादा गैप ना रहे और लोग कैश की ट्रांजैक्शन करने से बचे और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का लॉस ना हो। अगर संक्षेप में कहूं तो अगर आप रियल एस्टेट में किसी भी तरह की डीलिंग कर रहे हैं तो सर्कल रेट की जानकारी होना आपको बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ टैक्स का हिसाब लगाने के लिए नहीं होते, बल्कि प्रॉपर्टी डीलिंग में बेनामी कैश ट्रांजैक्शन को कम करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सर्कल रेट एक न्यूनतम मूल्य तय करते हैं ताकि प्रॉपर्टी के लेन देन में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बनी रहे। इसका उद्देश्य सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं होता, बल्कि पूरी प्रक्रिया को ईमानदारी और स्पष्ट रखना भी होता है। उम्मीद है कि अब ये टर्म आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। और अगर आप किसी और रियल एस्टेट से जुड़े किसी भी टर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।